हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। 29 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, उन सभी को कवर करेंगे अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और पीछे के सभी वीडियोज़ आप देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सारे पॉइंट्स को देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, भारत नियोजन 2030 विजन डॉक्यूमेंट, आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक, धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्ड और गया परिकल्पना, ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे आज। इसके अलावा डीप सी माइनिंग सिस्टम का विश्व का पहला लोको मोशन परीक्षण, ये टोटल 7 पॉइंट्स देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, राष्ट्रीय जो है ये पुरस्कार पोर्टल, भारत सरकार ने एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया है। ये इसका वेबसाइट है awards.gov.in। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाना है, जिससे पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों, संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। नॉमिनेट कर सकते हो आप अपने आप को भी या किसी संस्था को भी। तो राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्र का गौरव, एक वेबसाइट पे इसे लाने की कोशिश है सरकार की। भारत परिवार नियोजन 2030 विजन डॉक्यूमेंट, क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने प्रतिस्थापन प्रजनन दर, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट हासिल कर लिया है। वर्तमान में 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है। राज्य मंत्री ने भारत परिवार नियोजन 2030 दृष्टि दस्तावेजों का भी अनावरण किया। नोट, एक चीज़ है कि बस एक बार अवलोकन और प्रवृत्तियों को देखे, आंकड़े नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है? बस ध्यान से देखना है, डेटा ना वो मैटर नहीं करता है। बस एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या हैं भाई? तो किशोरावस्था में बच्चे पैदा करना, जल्दी बाल विवाह 7.9% 2015-16 से घटकर 6.8% 2019-21 में हो गया, मतलब घट गया है। विवाहिता किशोरियों और युवतियों में गर्भ निरोधक की उच्च अपूर्ण मांग दर्ज की गई है। यद्यपि विवाहित किशोरों युवतियों में आधुनिक गर्भ निरोधक का उपयोग बढ़ा है, लेकिन अभी भी यह काफ़ी कम है। NFHS4 से NFHS5 तक भारत में गर्भ निरोधक उपयोग और अधूरी आवश्यकता में प्रभावशाली सुधार देखा गया है। ये सब चीज़ें हैं। गर्भ निरोधक तक पहुंच की कमी, जागरूकता की कमी, पुरुषों की गैर भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना परिवार नियोजन के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। इस दौरान पुरुष गर्भ निरोधक विधियाँ काफ़ी हद तक कॉन्डोम तक ही सीमित थी। पुरुष नसबंदी मात्र 0.3% थी। आधुनिक गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र का योगदान गर्भ निरोधक गोलियों में 45% और कॉन्डोम में 40% है। तो ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, याद रखिएगा 1952, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 और परिवार नियोजन के लिए एक वैश्विक पहल परिवार नियोजन 2030 शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, आप देख लेना। आगे बढ़ेंगे। आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक, कॉन्टेक्स्ट है आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के हालिया आंकड़े मार्च 2021-22 ने देश भर में डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाने और गहरी पहुंच बनाने का संकेत देते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शन किया है। तो इसमें देखते हैं प्रीलिम्स के लिए विश्लेषण और मेंस के लिए इसमें वित्तीय समावेशन के लिए डेटा महत्वपूर्ण होगा। तो जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया यह सूचकांक देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है और अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक के लिए 2018 को आधार वर्ष के रूप में और स्कोर को 100 के रूप में निर्धारित किया गया। हालिया पहल, आरबीआई ने टियर 3 और टियर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भौतिक और डिजिटल दोनों मोड पॉइंट ऑफ सेल पीओएस बुनियादी ढांचे को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है। ये कुछ आरबीआई के अन्य प्रकाशन हैं। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे CCS त्रैमासिक है ये। परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्यक्षता सर्वेक्षण, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, ये भी त्रैमासिक है।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अर्धवार्षिक, मौद्रिक नीति रिपोर्ट अर्धवार्षिक, विदेशी मुद्रा फंड रिपोर्ट ये भी अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे एक बार, त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। पेमेंट्स इंडेक्स पैरामीटर्स एंड सब पैरामीटर्स। पेमेंट्स इनेबलर्स 25% है। कैसे? इंटरनेट, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट्स, पार्टिसिपेंट्स, मर्चेंट्स। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, कंज्यूमर जो है सेंट्रिसिटी 5%। ये सारे एक बार वीडियो को रोक के आप देख लेना क्या क्या चीज़ है ये। धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन। कॉन्टेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, बहुत चर्चा में रहता है। 2019 संशोधन को दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट किए गए परिवर्तनों को बरकरार रखने का फैसला सुना है। किए गए संशोधन। अधिनियम में किए गए संशोधनों में प्रवर्तन निदेशालय ED को समन, गिरफ्तारी और छापेमारी के लिए व्यापक शक्ति प्रदान की गई है और निर्दोषता के सबूत का बोझ अभियोजक के बजाय आरोपी पर स्थानांतरित करते हुए जमानत प्रावधानों को कठिन बना दिया गया था। अब इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है? मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में केवल मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम कार्य की बजाय अपराध से अर्जित आय का हर पहलू शामिल होगा। ED प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान को स्वीकार किया जाएगा, जो कि प्रवर्तन निदेशालय एक पुलिस प्राधिकारी नहीं है। जबकि प्रवर्तन मामलों की सूचना रिपोर्ट को FIR के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ECIER प्रवर्तन निदेशालय का एक आंतरिक दस्तावेज है और इसीलिए ECIR को आरोपी के साथ साझा करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों ने प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस एजेंसी के इस्तेमाल के बारे में आशंकाओं को दूर किया है। PMLA अधिनियम 2002 को मनी लॉन्ड्रिंग वियना कन्वेंशन की प्रतिबद्धता के तहत के खतरे से लड़ने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। देख ही रहे हो कितना ED एक्टिव है आजकल। ऑन ED's पावर अंडर PMLA, an upshot of the judgment by the Supreme Court on the validity of certain provisions under the Prevention Money Laundering Act। इसको आप पढ़ना है यहाँ पे सारे पॉइंट्स। The offense of money laundering is a heinous and an offense as terrorism। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। It is not mandatory to give an enforcement case information report in every case as it was not an FIR। The statements made to ED are considered admissible। Section 3 definition of money laundering, Section 24 reverse burden of proof and Section 5 attachment of property to stay। ये सारे पॉइंट्स हैं, इस देख लेना अब एक बार इन्हें। Provision of attachment of property of accused as the proceeds of crime balances the interests of the accused and the states। Stringency in granting bail under the act is legal, not arbitrary। The question of enactment of PMLA amendments through the money bill route is to be decided by a larger bench। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस पर। अब आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्ड क्या है ये? रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ICSCS को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से यूरोपीय आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है और नवीनतम वैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। ये कार्ड कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संघों को रसायनों पर उपयुक्त खतरे की जानकारी के प्रसार को लेकर सहायक है। थोड़ा सा समझते हैं रासायनिक आपदाओं के बारे में। NDMA के अनुसार हाल ही में, ये जो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में 130 से अधिक रासायनिक आपदाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम आपदा, जिसमें बेंजीमाडाजोल और नेवेली बॉयलर आपदा शामिल है। ILO के सुझाव खतरनाक रसायन और ज्वलनशील गैसों की सूची स्थापित की जानी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट मात्रा हो। SMC मेहता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, अर्थात आपदा के मामले में पूरा मुआवजा देने के लिए कारखाना जिम्मेदार होगा, चाहे वह उनकी गलती हो या नहीं हो। पर्यावरण राहत कोष, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात
1989 खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने के लिए खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और सीमा पार आंदोलन नियम 2008, ये सब है। आगे देखते हैं ये क्या है। ये गाया परिकल्पना कॉन्टेक्स्ट के हाल ही में गाया परिस्थितिकी सिद्धांत, गाया इकोलॉजी थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक का निधन हो गया है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ। तो गाया हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी पर सभी जो जीव हैं उनके अकार्बनिक परिवेश को एक एकल और स्व-विनियमन जटिल प्रणाली बनाने के लिए बारीकी से एकीकृत किया गया है, जो ग्रह पर जीवन की स्थितियों को बनाए रखते हैं। तो ये गाया जो है हाइपोथेसिस, इसको आप पढ़ लेना एक बार ज़रूर। यही है, द हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर नॉन लिविंग इन ऑर्गेनिक surroundings on earth to self regulate the earth environment, thus maintaining the condition for the life on the planet. Gaia is the Greek goddess of earth, mother of all life, ऐसा मानना है। ये यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट प्रपोज्ड बाई जेम्स लेवलॉक लेफ्ट में है ये, एंड देन डेवलप्ड बाई लीन मार्गुलिस, ये राइट में। आगे देखते हैं आज का आखिरी पॉइंट, डीप सी माइनिंग सिस्टम का विश्व का पहला लोकोमोशन परीक्षण। कॉन्टेक्स्ट के गहरे समुद्र डीप सी में मिशन के एक भाग के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 5270 मीटर की गहराई पर मध्य हिंद महासागर में डीप सी माइनिंग सिस्टम का दुनिया का सबसे गहरा पानी के नीचे परिचालन परीक्षण किया है। डीप सी मिशन के बारे में, मिशन 2021 से 26 के तहत 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। मध्य हिंद महासागर में उन गहराई पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एकीकृत खनन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके अन्य उद्देश्य हैं गहरे समुद्र में सूक्ष्म जीवों सहित वनस्पतियों और जीवों की खोज करना और उनका स्थायी रूप से उपयोग करने के तरीकों का अध्ययन करना, हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक के साथ पूर्वी पृथ्वी की जो है पपड़ी से बनने वाली कीमती धातुओं के स्रोत, हाइड्रोथर्मल खनिजों के संभावित स्रोतों की पहचान करना, अब तटीय महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक संचालित बी लौंडीकरण संयंत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करना। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, ये संभावित क्षमताएँ, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की खोज के लिए यूएन इंटरनेशनल सी वेड अथॉरिटी द्वारा सेंट्रल हिंद महासागर बेसिन को भारत के 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया है। यह परिकल्पना की गई कि इस विशाल भंडार के 10% दोहन अगले 100 वर्षों के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सकता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मैग्नीज नोड्यूल के रूप में भी जाना जाता है, आलू के आकार के होते हैं। बड़े पैमाने पर यह नोड्यूल गहरे समुद्र में विश्व महासागरों के तल पर बहुतायत में पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ ये अन्य पहले हैं, अन्य इनिशिएटिव, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ओ स्मार्ट योजना। इसका उद्देश्य महासागर अनुसंधान को आगे बढ़ाना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है। नीली अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। भारत में इसका आकार सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 4% है। इसके अलावा स्वचालित प्लवन आधारित तटीय अवलोकन, पानी की गुणवत्ता की नाउकास्टिंग प्रणाली, यह तापमान, लवणता, घुलित ऑक्सीजन, मैलापन आदि जैसे वास्तविक समय गणना प्रदान करेगी। नाउकास्टिंग बहुत ही कम समय के लिए जैसे कि 2 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा 29 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे उन सबको डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम से यूपीएससी या स्टेट पीएससी का, तो बहुत हेल्पफुल ये सेशन है। और मुझे उम्मीद है आप डेली बेसिस पे जो है आप न्यूज़पेपर कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस वगैरह का।